दुनिया में हर साल ना जाने कितने ही नए स्टार्टअप शुरू होते हैं। मतलब लोग अपना सबसे बड़ा सपना, अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स और न जाने कितनी रातों की नींद बस एक आइडिया पर लगा देते हैं। लेकिन एक बहुत ही चौंकाने वाला और सच कहूँ तो थोड़ा डरावना सच ये है कि इनमें से लगभग 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। हाँ, और सबसे हैरानी की बात ये नहीं है कि वो फेल होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये फेलियर किसी टैलेंट या मेहनत या फिर पैसे की कमी की वजह से नहीं होता। एग्जैक्टली ये ऐसे फाउंडर्स होते हैं जो बहुत स्मार्ट हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, फंडिंग भी ला चुके हैं, फिर भी सब कुछ किसी ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। मतलब जब हम फेलियर शब्द सुनते हैं ना, तो दिमाग में एक ऐसी तस्वीर बनती है कि शायद प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब होगी या टीम में टैलेंट नहीं होगा। राइट, वही टिपिकल रीजंस जो लोग सोचते हैं। लेकिन जब हम डेटा देखते हैं या सिलिकॉन वैली से लेकर भारत तक की कहानियों का एनालिसिस करते हैं, तो सच्चाई बिल्कुल अलग निकल कर आती है। विफलता का असली कारण ये है कि ये बेहद टैलेंटेड लोग शुरुआत से ही एक गलत गेम खेल रहे होते हैं। वो एक ऐसी दिशा में पूरी स्पीड से दौड़ रहे होते हैं जहां कोई मंजिल है ही नहीं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। आज के इस डीप डाइव का विषय कोई साधारण बिजनेस थियरी नहीं है। हम एरिक रीज द्वारा लिखी गई द लीन स्टार्टअप के उस सिनेमैटिक समरी और उसके पीछे के पूरे साइंस को एनालाइज कर रहे हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे अनसर्टेनिटी के बीच सर्वाइव किया जाए और अपनी सारों की मेहनत को बर्बाद होने से बचाया जाए। सही बात है। सोचिए जरा, ये कितनी बड़ी आयरनी है कि इतने बुद्धिमान लोग अपनी पूरी सेविंग्स एक ऐसी चीज बनाने में लगा देते हैं जिसकी इस दुनिया में किसी को जरूरत ही नहीं है। देखिए, इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ में ना एक बड़ा ही साइकोलॉजिकल ट्रैप है, जिसे हम निर्माण का भ्रम या इल्यूजन ऑफ बिल्डिंग कह सकते हैं। होता क्या है ना कि हम एक पुरानी कहावत पर यकीन कर लेते हैं कि अगर कोई शानदार चीज बनाई जाएगी तो लोग उसे खरीदना आएंगे ही। हाँ, वही बिल्ड इट एंड दे विल कम वाला माइंडसेट। एग्जैक्टली। स्टार्टअप्स इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो कोई प्रोडक्ट बनाने में नाकाम रहते हैं। उनके पास दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, शानदार कोडिंग होती है, डिजाइन भी खूबसूरत होता है। तो फिर गलती कहाँ होती है? वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बड़ी ही कुशलता से बिना कोई गलती किए वो चीज बना देते हैं जो कोई चाहता ही नहीं है। मतलब बिल्डिंग फास्ट का मतलब बिल्डिंग राइट नहीं होता। ओह वाओ, ये बहुत डीप है। सोर्स मटेरियल में इसका एक बहुत ही सटीक और थोड़ा दर्दनाक एग्जाम्पल भी दिया गया है। एक फाउंडर की कल्पना करें जो बेसमेंट में बैठकर 2 साल तक एक ऐप बनाने में लगा रहता है। हाँ, वो 2 साल वाला एग्जाम्पल। राइट, एकदम शानदार डिजाइन, दुनिया भर के कॉम्प्लेक्स फीचर्स। 2 साल तक वो दुनिया से कटकर सिर्फ उस परफेक्ट प्रोडक्ट को बनाता है, और जब फाइनली लॉन्च का दिन आता है तो उसे सिर्फ 500-500 डाउनलोड्स मिलते हैं और कुछ ही हफ्तों में एक्टिव यूजर्स 0 हो जाते हैं। वही ना, यहाँ पर कोडिंग या टेक की प्रॉब्लम थोड़ी थी। बिल्कुल नहीं। समस्या उस फाउंडर की उस अजम्पशन की थी, उस मान्यता की जिसे उसने बिना किसी सबूत के सच मान लिया था। ये तो वैसा ही हुआ जैसे किसी ने बहुत मेहनत करके एक ऐसा अद्भुत ताला बना दिया जिसकी चाबी किसी इंसान को चाहिए ही नहीं। ये पाले वाली एनालॉजी बिल्कुल सटीक है, और साइकोलॉजी के नजरिए से देखें तो इसे कंफर्मेशन बायस और एंडाउमेंट इफेक्ट कहते हैं। ज्यादातर फाउंडर्स क्या करते हैं, वो कस्टमर्स की प्रॉब्लम से प्यार करने के बजाय अपने खुद के आइडिया से प्यार कर बैठते हैं। आइडिया से प्यार, ये तो बहुत कॉमन है ना। जब कोई आइडिया दिमाग में आता है तो वो पेपर पर परफेक्ट लगता है और फाउंडर उस पर सवाल नहीं उठाना चाहता क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उसका सपना टूट ना जाए। हाँ, वो रियलिटी चेक से डरता है। सही कहा। वो बस उसे हकीकत में बदलना चाहता है, बिना ये जाने कि क्या सच में मार्केट में सोल्यूशन की डिमांड है भी या नहीं। सीधे बिल्डिंग फेज में कूद पड़ना सबसे बड़ा रिस्क है। तो ये बहुत ही आम बात है। न जाने कितने लोग अपनी रिटायरमेंट का पैसा या बैंक लोन लेकर एक कैफे खोल लेते हैं। हाँ, शानदार इंटीरियर बनवाएंगे, इटली से एक्सपेंसिव कॉफी मशीन्स मंगवाएंगे। हाँ, या फिर कोई प्रीमियम क्लोथिंग ब्रांड शुरू कर देंगे। राइट, सिर्फ ये सोच करके मुझे ये कॉफी या ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं तो पूरी दुनिया को भी पसंद आएंगे। ये तो वैसा ही है जैसे आप मेहमानों के लिए महीनों लगाकर एक 5 कोर्स का फैंसी खाना बनाएं और एक बार भी ये ना पूछें कि उन्हें किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है। बिल्कुल, और बाद में पता चले कि कोई वो खाना खा ही नहीं सकता।
और जब मेहमान वो खाना नहीं खाते ना, तो बनाने वाले का ईगो ये मानने नहीं देता कि मेन्यू ही गलत था। वो सोचेगा कि शायद नमक कम था या प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं थी। एग्जैक्टली वो लगता है कि शायद मैंने मार्केटिंग कम की है Yes. या डिस्काउंट नहीं दिया। वो बेसिक जरूरत को समझने में पूरी तरह फेल हो जाता है। पुराने बिजनेस मॉडल्स ऐसे चलते थे जैसे किसी ने नक्शे पर लाइन खींची, आंखें बंद की और जहाज की स्पीड फुल कर दी, और सामने आइसबर्ग आया तो सीधा टकराव। सही बात है। आज के तेजी से बदलते मार्केट में अपनी अजम्पशंस को फैक्ट मान लेना, सच कहूं तो सुसाइडल है बिजनेस के लिए। तो यहाँ एक बड़ा सवाल ये आता है कि अगर खुद की धारणाएं और खुद के आइडियाज ही सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं, तो अपना सारा पैसा और टाइम रिस्क पर लगाए बिना असली सच्चाई का पता कैसे लगाया जाए? क्योंकि जहाज तो चलाना ही है ना, बिजनेस तो शुरू करना है। बिल्कुल करना है। यहीं से इस चर्चा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसे बिल्ड, मेजर, लर्न लूप कहा जाता है। ये लूप इस पूरी लीन फिलॉसफी का इंजन है। एरिक रीज बहुत क्लियरली समझाते हैं कि एक स्टार्टअप कोई प्रोडक्ट बनाने की मशीन नहीं है, ये एक लर्निंग मशीन है। लर्निंग मशीन मतलब सीखने की मशीन। हाँ, असली लक्ष्य ये जानना है कि एक सस्टेनेबल बिजनेस कैसे बनाया जाए, और ये नॉलेज हवा में नहीं मिलती, ये सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स के एक्चुअल बिहेवियर से मिलती है। इसके 3 बहुत ही लॉजिकल स्टेप्स है ना। पहला बिल्ड मतलब कुछ छोटा बनाओ, दूसरा मेजर यानी मार्केट में उतार कर देखो कि लोग उस पर रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, और तीसरा लर्न, डेटा से समझो कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, और फिर इस साइकिल को रिपीट करो। इसे एक आम जिंदगी के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी को एक क्लाउड किचन या फूड स्टार्टअप शुरू करना है। जनरली कोई क्या करेगा? वही एक जगह ढूंढेगा, रेंट देगा। हाँ, 10-15 लाख रुपए देकर जगह किराए पर लेगा, शेफ हायर करेगा और फिर उम्मीद करेगा कि फूड डिलीवरी एप्स के जरिए ऑर्डर्स की लाइन लग जाएगी। और फिर महीनों तक खाली स्क्रीन देखकर परेशान होगा। लेकिन लीन तरीका एक रेडार की तरह काम करता है। 10 लाख खर्च करने के बजाय सिर्फ एक इंस्टाग्राम पेज बनाना एक बेटर शुरुआत है, राइट? बिल्कुल। घर की किचन में बस 10 अलग-अलग डिशेस बनाइए, उनकी बहुत शानदार फोटोज क्लिक करके पेज पर प्रमोट कर दीजिए। ओ, बिना दुकान खोले बस फोटो से टेस्ट करना। हाँ, अब देखना यह है कि क्या लोग सच में कमेंट कर रहे हैं, क्या वो डिलीवरी एरिया या प्राइस पूछ रहे हैं। अगर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, तो इसका सीधा सा मतलब है कि प्रोडक्ट या मार्केटिंग में और रिसर्च की जरूरत है। और इसमें 10 लाख रुपए और 1 साल का टाइम बर्बाद होने से बच गया। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका सीधा सा अर्थ ये है कि कस्टमर्स का बिहेवियर कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन हमारी खुद की बिलीव्स, हमारी मान्यताएं हमें रोज धोखा देती हैं। What's fascinating here is ये तरीका फोकस को पूरी तरह से बदल देता है। जब फोकस सिर्फ प्रोडक्ट पर होता है ना, तो इंसान परफेक्शन के पीछे भागता है। हाँ, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। लेकिन जब फोकस लर्निंग पर होता है, तो इंसान सच्चाई के पीछे भागता है। ये बिजनेस को एक गैम्बल यानी जुए से निकालकर एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में बदल देता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। इंस्टाग्राम पेज वाला एग्जाम्पल फूड बिजनेस के लिए तो बहुत सही लगता है, लेकिन मान लीजिए कोई एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक प्रोडक्ट बना रहा है, कोई नया सॉफ्टवेयर या ऐप, उसे तो एक फोटो खींचकर टेस्ट नहीं किया जा सकता ना। सही सवाल है। बिना हेवी कोडिंग किए और बिना पैसा लगाए कोई ऐसा क्या छोटा बनाए जिससे टेस्टिंग हो सके। यहीं पर स्टार्टअप की दुनिया का सबसे फेमस और शायद सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला कॉन्सेप्ट आता है MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का सिंपल सा मतलब है किसी आइडिया का सबसे शुरुआती, सबसे बेसिक वर्जन। इसमें सिर्फ उतने ही फीचर्स होते हैं जिससे उस प्रोडक्ट की कोर वैल्यू को कस्टमर्स के सामने रखा जा सके। सिर्फ कोर वैल्यू, बाकी सब गायब। एग्जैक्टली। इसका एकमात्र उद्देश्य ये टेस्ट करना है कि क्या लोग इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की थोड़ी सी भी परवाह करते हैं या नहीं। जैसे ड्रॉपबॉक्स का केस, वो इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है। जब 2007 के आसपास ड्रॉपबॉक्स स्टार्ट हो रहा था, तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बीच फाइल्स को सिंक करना टेक के हिसाब से बहुत बड़ा हेडेक था। बहुत कॉम्प्लेक्स टेक था वो, है ना? इसे बनाने में सालों की कोडिंग और मिलियंस ऑफ डॉलर्स लग जाते, और क्या पता बनने के बाद लोग उसे यूज ही ना करते। इसलिए फाउंडर ने कोडिंग करने के बजाय सिर्फ एक 3 मिनट का डेमो वीडियो बनाया। सिर्फ एक वीडियो बिना असली सॉफ्टवेयर के? हाँ, उस वीडियो में उसने कुछ ऐसे विजुअल्स यूज किए जो उस टाइम के टेक एंथुजियास्ट को बहुत पसंद आए, और बिना एक भी लाइन का कोड लिखे उस एक वीडियो ने उनकी वेट लिस्ट को 5,000 से सीधा 75,000
75,000 तक पहुंचा दिया। डिमांड वैलिडेट हो गई। ये बहुत ही ब्रिलियंट केस स्टडी है। उन्होंने टेक्नोलॉजी नहीं बनाई, उन्होंने सिर्फ ये साबित किया कि फाइल सिंकिंग की प्रॉब्लम असल में कितनी बड़ी है और लोग इसका सोल्यूशन चाहते हैं। आजकल तो यूट्यूबर्स भी यही करते हैं ना। बिल्कुल। जो स्मार्ट कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो तुरंत लाखों के कैमरा और स्टूडियो पर खर्च नहीं करते। वो पहले अपने फोन से एक नॉर्मल सा वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालते हैं। अगर ऑडियंस का रिस्पॉन्स आता है तभी वो उससे आगे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन मुझे यहाँ एक डाउट है, और ये सवाल काफी फाउंडर्स के दिमाग में भी आता होगा। क्या एक अधूरा, बेसिक और बिना पॉलिश किया हुआ प्रोडक्ट मार्केट में उतारना एम्बैरेसिंग नहीं है? एम्बैरेसिंग लग सकता है शुरू में। मतलब अगर प्रोडक्ट में बग्स हुए या वो दिखने में बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं हुआ, तो क्या इससे ब्रांड की इमेज हमेशा के लिए खराब नहीं हो जाएगी? ये डर बहुत ही स्वाभाविक है। पर देखिए, जो शुरुआती यूजर्स होते हैं, जिन्हें हम अर्ली एडॉप्टर्स कहते हैं, उनकी साइकोलॉजी थोड़ी अलग होती है। वो एक ब्यूटीफुल या परफेक्ट दिखने वाला प्रोडक्ट नहीं ढूंढ रहे होते हैं। तो वो क्या ढूंढ रहे होते हैं? वो अपनी किसी बहुत बड़ी और दर्दनाक प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ रहे होते हैं। अगर वो बेसिक और भद्दा दिखने वाला MVP भी उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है ना, तो वो उसकी कमियों को इग्नोर कर देंगे। दरअसल MVP सिर्फ एक प्रोडक्ट का टेस्ट नहीं है, ये फाउंडर के ईगो का टेस्ट है। ईगो का टेस्ट, ये थोड़ा हार्श लग रहा है। हार्श है लेकिन सच है। परफेक्शनिज्म दरअसल हमारे अंदर का ये डर होता है कि लोग हमें जज करेंगे। कई बार परफेक्शनिज्म बर्बादी का एक बहुत ही खूबसूरत बहाना होता है ताकि प्रोडक्ट को लॉन्च करने से बचा जा सके और मार्केट की असली सच्चाई का सामना ना करना पड़े। वाओ, अवॉइडिंग द ट्रूथ। हाँ, बिजनेस सिर्फ तारीफें बटोरने के लिए नहीं होता, बल्कि फीडबैक से सीखकर आगे बढ़ने के लिए होता है। याज़वेक गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। चले मान लेते हैं कि ईगो को साइड में रख दिया गया है, MVP लॉन्च हो गया है, अब लोग इसे यूज कर रहे हैं और डेटा आना शुरू हो गया है। लेकिन क्या हर नंबर सच बोलता है? वही तो सबसे बड़ा जाल है। यहीं पर एक ऐसी ट्रैप होती है जिसमें बड़े बड़े लोग फंस जाते हैं। इसे हम वैनिटी मैट्रिक्स वर्सेस रियल मैट्रिक्स की लड़ाई कहते हैं। इफ यू कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, इंसान के दिमाग का डोपामिन सिस्टम बहुत अजीब तरह से काम करता है। वैनिटी मैट्रिक्स वो दिखावा है जो इस सिस्टम को ट्रिगर करते हैं। ये वो नंबर्स हैं तो स्क्रीन पर बहुत शाइनी और अच्छे लगते हैं, लेकिन बिजनेस की असली हेल्थ के बारे में पूरी तरह चुप रहते हैं। लेकिन क्या शुरुआत में अटेंशन जरूरी नहीं है? जैसे अगर किसी ऐप के 1 लाख डाउनलोड्स हैं या किसी वीडियो पर मिलियंस में व्यूज हैं, मेरा मतलब है लाखों व्यूज हैं, तो क्या वो डेटा इन्वेस्टर्स को पिच करने के लिए या PR के लिए अच्छा नहीं है? देखिए, अटेंशन अपने आप में बुरी चीज नहीं है, लेकिन धोखा तब होता है जब उस अटेंशन को हम प्रोग्रेस या रेवेन्यू समझ बैठते हैं। दिखावा और रियलिटी में फर्क है। बिल्कुल। वैनिटी मैट्रिक्स झूठी प्रोग्रेस का एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं। मान लीजिए 1 लाख डाउनलोड्स देखकर पूरी टीम पार्टी कर रही है, लेकिन अगर वो 1 लाख लोग ऐप खोलकर तुरंत डिलीट कर रहे हैं और उनमें से कोई भी पैसे खर्च नहीं कर रहा, तो महीने के एंड में सर्वर का बिल कैसे भरेंगे? लाइक से तो सर्वर का बिल नहीं भरा जाएगा। सही बात है। एम्प्लॉयज की सैलरी लाइक से नहीं दी जाती। अटेंशन और सक्सेस, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। और यहीं पर एंट्री होती है रियल मैट्रिक्स की, या जिन्हें एक्शनेबल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ये वो कड़वे सच हैं जो बताते हैं कि बिजनेस एक्चुअली ग्रो कर रहा है या नहीं। जैसे कि रिटेंशन रेट। राइट, रिटेंशन रेट, यानी एक बार ऐप यूज करने के बाद कितने लोग वापस आ रहे हैं। या फिर कोहॉर्ट एनालिसिस क्या बता रहा है, अगर 100 लोग वेबसाइट पर आए तो कन्वर्जन रेट क्या था, कितनों ने सच में पैसे दिए। एग्जैक्टली। ये नंबर शायद किसी मैगजीन के कवर पर छपने लायक ना दिखे, लेकिन यही वो रेडार है जो जहाज को डूबने से बचाता है। और जब इन रियल मैट्रिक्स को ध्यान से एनालाइज किया जाता है तो कई बार एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन आती है। डेटा साफ साफ चिल्लाकर बता रहा होता है कि करंट प्लान काम नहीं कर रहा है और शुरुआती अजम्पशंस गलत साबित हो चुकी होती हैं। तब एक डिसाइडिंग मोमेंट आता है जहां सबसे बड़ा फैसला लेना पड़ता है। क्या अब हार मान लेनी चाहिए या किसी नई दिशा में मुड़ जाना चाहिए? और इसी नई दिशा में मुड़ने के स्ट्रैटेजिक प्रोसेस को पिवट कहा जाता है। यह स्टार्टअप की दुनिया का शायद सबसे फेमस वर्ड है। पिवट का मतलब ये नहीं है कि आप अपना विजन या एंड गोल छोड़ दें। तो फिर क्या है? इसका मतलब है कि वहां तक पहुंचने का रास्ता बदल दिया जाए। इंस्टाग्राम के जन्म की कहानी इस पिवट को समझने के लिए एक एब्सोल्यूट मास्टर क्लास है। ओ हाँ, बर्बन वाली स्टोरी। हाँ,
बहुत कम लोग जानते हैं कि इंस्टाग्राम स्टार्टिंग में एक फोटो शेयरिंग ऐप नहीं था। वो बर्बन नाम का एक लोकेशन बेस्ड चेक इन ऐप था। उसमें गेमिंग एलिमेंट्स थे, चैट का ऑप्शन था और फोटो शेयर करने का बस एक छोटा सा फीचर था। लेकिन जब उनके फाउंडर्स ने अपने वैनिटी मैट्रिक्स को इग्नोर करके रियल मैट्रिक्स को देखा तो सच्चाई कुछ और ही थी। ऐप इतना कॉम्प्लेक्स था कि यूजर्स कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन डेटा में एक अजीब पैटर्न देखा। लोग बाकी के 99% फीचर्स को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे थे और सिर्फ उस 1% फोटो शेयरिंग वाले फीचर पर अपना सारा टाइम बिता रहे थे। बिल्कुल। और यही इन्होंने एक बहुत ही बोल्ड लेकिन डेटा बैक डिसीजन लिया। उन्होंने अपने बाकी सारे फीचर्स हटा दिए जिन पर उन्होंने महीनों मेहनत की थी, हजारों लाइंस का कोड लिखा था, सब हटा दिया। That's crazy। उन्होंने सिर्फ उस एक चीज पर फोकस किया जो कस्टमर्स असल में चाहते थे, फोटो शेयर करना। ये एक ट्रू पिवट था। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या पिवट करना अपने ओरिजिनल आइडिया के फेल होने को छुपाने का या सिर्फ हार मान लेने का एक फैंसी नाम नहीं है? लोग तो यही कहेंगे कि ओरिजिनल आइडिया फ्लॉप हो गया। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, एक सच्चे पिवट और हार मानकर कुछ भी नया शुरू कर देने में बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। इनोवेशन कोई ऐसा मैजिक नहीं है जो अचानक हो जाता है। ये एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड प्रोसेस है। डिसिप्लिन कैसे? जब बर्बन से इंस्टाग्राम बना तो वो हवा में तीर नहीं चलाया गया था। वो यूजर्स के रियल डेटा पर बेस्ड एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था। असली हार तब नहीं होती जब दिशा बदली जाती है। असली हार तब होती है जब ईगो की वजह से या अपने आइडिया से इमोशनल अटैचमेंट की वजह से सच्चाई को इग्नोर कर दिया जाता है। मार्केट तो हमेशा सच ही बोलता है ना। हमेशा। जो फाउंडर उस सच को सुनने से इनकार करता है वो परमानेंटली फेल होता है। ये सब थ्योरी में या किसी किताब में पढ़ने पर बहुत लॉजिकल लगता है। बिल्ड करो, मेजर करो, लर्न करो, पिवट कर लो। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में इसका मेंटल और इमोशनल असर बहुत डीप होता है। बहुत डीप होता है। अपनी ही बनाई हुई, अपने ही हाथों से कोड की गई चीज को खुद मिटाना और जीरो से फिर शुरू करना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। और यहीं से इस पूरी प्रोसेस की उस इमोशनल रियलिटी का पर्दाफाश होता है, जिसके बारे में जनरली कोई बात ही नहीं करना चाहता। ये शायद इस पूरी डीप डाइव का सबसे सेंसिटिव हिस्सा है। आजकल मीडिया, मूवीज और पॉप कल्चर ने स्टार्टअप्स की एक ऐसी ग्लैमरस इमेज बना दी है ना। मैगजीन कवर्स, करोड़ों की फंडिंग, फैंसी ऑफिसेज और रातों रात अमीर बनने की कहानियां। स्टार्टअप लाइफस्टाइल। हाँ, इस चकाचौंध में कई लोग रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ सक्सेसफुल दिखने के लिए स्टार्टअप शुरू कर देते हैं। लेकिन जो ये सोर्स मटेरियल हम एनालाइज कर रहे हैं वो इस ग्लैमर के भ्रम को पूरी तरह से तोड़ देता है। असली एंटरप्रेन्योरशिप ग्लैमरस नहीं है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ये बहुत ही अकेला कर देने वाला एक लोनली सफर है जहां हर कदम पर अनसर्टेनिटी होती है। सही बात है। बाहर से दुनिया को लगता है कि कोई इंसान सीईओ है, बॉस है, लेकिन रियलिटी में वो रात के 2 बजे किसी सर्वर क्रैश को ठीक कर रहा होता है या ये सोच के परेशान होता है कि अगले महीने टीम की सैलरी कैसे आएगी। हर फाउंडर की लाइफ में बिना किसी एक्सेप्शन के वो एक रात जरूर आती है जब वो स्क्रीन के सामने अकेले बैठकर सोचता है, क्या मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया? क्या ये सब एक बहुत बड़ी गलती थी? और साइकोलॉजी के एंगल से अगर देखें तो ठीक उसी पल में, उसी एक्सट्रीम सेल्फ डाउट के बीच एक असली फाउंडर का जन्म होता है। जब सब इल्यूजन खत्म हो जाता है। बिल्कुल। जब सारा दिखावा टूट जाता है, वैनिटी मैट्रिक्स काम करना बंद कर देते हैं, तब जो अंदर बचता है वो है मेंटल टफनेस या रेजिलियंस। सक्सेस कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं मिलती। राइट, लाइन हमेशा टेढ़ी मेढ़ी होती है। ये उन्हीं लोगों को मिलती है जो लगातार मिलने वाले रिजेक्शन से और अपने आइडिया के गलत साबित होने पर टूट नहीं जाते, बल्कि वो इवॉल्व होते हैं। ये समझना पड़ेगा कि शुरुआत में आइडिया कितना भी शानदार क्यों ना हो, वो सक्सेस की गारंटी नहीं होता। तेजी से सीखने की क्षमता और बिना ईगो के खुद को बदल लेने की आदत ही सबसे बड़ी एसेट है। तो अगर आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकाला जाए तो वो ये है कि बिजनेस में या शायद लाइफ में भी सबसे बड़ा रिस्क गलतियां करना नहीं है। इंसान है, गलतियां तो होंगी ही। एग्जैक्टली। सबसे बड़ा रिस्क ये है कि परफेक्शन के इंतजार में इतना डर जाना कि कभी शुरुआत ही ना की जाए, या फिर अपनी आंखें बंद करके पूरी स्पीड से जहाज को किसी चट्टान से टकरा देना। लीन फिलॉसफी हमें यही सिखाती है कि जल्दी बनाओ लेकिन अंधे बनकर नहीं। अपने गैसेस को रियलिटी चेक दो। हाँ, डेटा से सीखो, अपने ईगो से नहीं।
और सबसे इंपॉर्टेंट, चेंजेस से मत डरो। जब रियल मैट्रिक्स कोई नई दिशा दिखाएं तो उसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत होनी चाहिए। दिशा बदलना फेलियर नहीं है, समझदारी है। इस अनसर्टनिटी से भरी दुनिया में सरवाइव करने का यही सबसे साइंटिफिक और लॉजिकल तरीका है। ये एक बहुत ही पावरफुल कंक्लूजन है, पर इस डीप डाइव को एंड करने से पहले एक आखिरी थॉट है मेरे पास। एक ऐसी चीज जो शायद थ्योरी में सिर्फ बिजनेस के लिए लिखी गई थी, लेकिन अगर इसे थोड़ा अलग नजरिए से देखें, मैं सुन रहा हूं। अगर ये बिल्ड मेजर लर्न लूप और ये एमवीपी वाला कॉन्सेप्ट बिजनेस में इतना इफेक्टिवली काम करता है, तो क्या हम इसे अपनी पर्सनल लाइफ के बड़े डिसीजंस में अप्लाई नहीं कर सकते? ओह, दैट्स इंटरेस्टिंग। जैसे अक्सर देखा जाता है कि किसी को अपना पूरा करियर चेंज करने का मन होता है, या कोई नया पैशन शुरू करने का भूत सवार होता है, और तब वो लोग अपनी पूरी लाइफ में भूकंप ले आते हैं। पुरानी जॉब से तुरंत रिजाइन कर देंगे या नए शौक के लिए लाखों के इक्विपमेंट्स खरीद लेंगे। हाँ, बिना टेस्ट किए पूरा जंप मार देना। एग्जैक्टली। तो अपनी जिंदगी को इंस्टेंटली और पूरी तरह से बदलने की बजाय क्यों ना पहले एक मिनिमम वायबल एफर्ट के साथ उस नए करियर या शौक को टेस्ट किया जाए। मतलब जॉब छोड़ने से पहले वीकेंड पर टेस्ट करना। हाँ, वीकेंड पर सिर्फ 2 घंटे देकर या किसी छोटे फ्रीलांस प्रोजेक्ट के जरिए ये देखा जाए कि क्या वो काम असल में उतना ही मजेदार है जितना ख्यालों में लग रहा था। हो सकता है बिजनेस की तरह पर्सनल लाइफ में भी सबसे बड़ा रिस्क यही हो कि बिना छोटे लेवल पर टेस्ट किए सिर्फ अपनी अजम्पशंस के बेसिस पर सब कुछ दांव पर लगा दिया जाए। ये बहुत ही ब्रिलियंट पॉइंट है। तरीका पूरी तरह बदल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इस डीप डाइव ने आपको जरूर कुछ नया सोचने पर मजबूर किया होगा।